आनंद और खुशी नहीं हुई थी, तो मैं आप सबसे वो एक बार बाँटना चाहती हूँ कि अ, जामनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की आज घोषणा हुई है और मेरी कर्म भूमि, मेरा एनआईए आज डीम्ड यूनिवर्सिटी की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री महोदय ने इसको राष्ट्र को अर्पण किया है। तो ये बहुत ही बढ़िया आनंद का हम सभी आयुर्वेदज्ञ के लिए और आयुर्वेद के स्कॉलर के लिए इतना बढ़िया विषय है कि हम जितनी भी इसके लिए धन्यवाद करें प्रधानमंत्री मोदी जी का, आयुष मिनिस्ट्री का, श्री यशोपत जी नायक जी का और सारे सचिव महोदय से लेके खासकर पद्मश्री श्री राजेश कोटेचा जी का कि उन्होंने दिन रात एक करके जो एक सपना देखा था उसको आज पूरा किया है और इसके लिए हम इन सभी महानुभावों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने जो हम सभी आयुर्वेदज्ञ के ऊपर एक जिम्मेदारी दी है, बहुत अच्छी एक हमें विश्वास पैदा किया है हमारे ऊपर, वो हम पूरा करेंगे और भी दिलो जान से हम उसके लिए मेहनत करेंगे। और मैं आपको एक बात से भी अवगत कराना चाहूंगी कि जब पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी वाइस चांसलर थे जामनगर यूनिवर्सिटी में, तब उन्होंने ये प्रण लिया था। ये किसी को पता नहीं है, अभी मुझे भी अभी पता चला है कि प्रण लिया था कि जामनगर के इंस्टीट्यूट को नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर करवाना है। इसके लिए जितनी मेहनत चाहिए, जो स्टेटस चाहिए, जो उसमें आवश्यकता है, वो सभी कुछ जुटाएंगे, मगर इसको विश्व के परिदृश्य में इस इंस्टीट्यूट को इस तरीके से आगे लाना है और हम इतना आयुर्वेद में काम करके दिखाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि जामनगर से 125 किलोमीटर दूर है वीरपुर, एक जगह है जहां जलाराम बापू ऐसे बोलते हैं, वो राम के बहुत बड़े भक्त हो गए। तो वैद्य राजेश कोटेचा जी ने जामनगर से वीरपुर तक पैदल चलने की मन्नत मानी थी और आज जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ वो तुरंत निकल गए हैं उसके लिए कि आप सोचिए 125 किलोमीटर कम नहीं है, बहुत ज्यादा है 125 किलोमीटर। क्योंकि मेरे मम्मी पापा कुछ जगह मंदिरों की पैदल यात्रा करते थे और मुझे पता है कि है ना, तो इसीलिए कोटेचा जी ने आज का कोऑर्डिनेशन की जो बात थी वो भी जामनगर से ही की है और आज वो 12:30 बजे कार्यक्रम पूरा होते ही उस मन्नत को पूरी करने के लिए निकल गए हैं। तो ये बहुत बड़ा दिली तमन्ना, उनकी कितनी ज्यादा हृदय की इच्छा रही होगी कि उन्होंने इतनी बड़ी ऐसे मन्नत मानी है और उसको तुरंत पूरा करने के लिए भी निकल गए हैं। तो भगवान उनकी यात्रा सुखद करे और उन्होंने परलोक हितार्थ और विश्व के कल्याण के लिए एक आयुर्वेद को ऊपर उठाने वाली बात है कि बहुत लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि भाई ये आयुर्वेद बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है, निरापद है और ये सभी लोगों तक स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमन, ये आज प्रधानमंत्री महोदय ने भी बोला कि वो एस्पेक्ट सभी तक पहुंचे। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम आपके आगे भी पथ प्रशस्त हो इसकी शुभकामना देते हैं और हम सभी आयुर्वेद के व्यक्ति इस विषय को समझ के एक बहुत अच्छी आज से हम करें कि नहीं, हम आयुर्वेद में इस यज्ञ में अपना योगदान मरीजों को ठीक करके करेंगे, है ना? हमें कहीं न कहीं चिकित्सा से जुड़ना है, तो इसके लिए मैं आज के दिन की आयुर्वेद दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामना देते हुए आज इसी विषय को हम एक इम्पल्स के रूप में लेंगे, प्रेरणा के रूप में लेंगे। जैसे मैं आपको अलग-अलग विषय, चाहे रानी दुर्गावती, चाहे लाल बहादुर शास्त्री, चाहे ऐसे एक महानुभाव के कुछ सद्गुण से परिचय करवा के हम कोई भी व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए हमारे लिए हमारे प्रशासन ने हम में जो विश्वास रखा है, उसको पूरी करने की जो ज़िम्मेदारी है, वही मैं आप सबके लिए साझा कर रही हूँ कि हम आइए मिलके आयुर्वेद के लिए ऐसी मनोभावना, ऐसे विचार, ऐसा वातावरण, ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि हम बहुत अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक बने। इसी व्याख्यानमाला को आगे बढ़ाते हुए आज के व्याख्यान के लिए मैं डॉक्टर आशीष मेहता जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज के व्याख्यान के लिए मैं डॉक्टर दीक्षा खतुरिया को कोऑर्डिनेटर के रूप में आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर दीक्षा ने
पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से कई है और आप अभी मदन मोहन मालविया आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। आप बहुत अच्छी छात्रा रही है, जैसी छात्रा की मुझे बहुत बार उम्मीद होती है और एक बेटी भी बहुत अच्छी है आप। और मैं चाहूंगी कि आपको भी मुझे जैसे अच्छे-अच्छे छात्र मिले हैं, आपको भी बहुत अच्छे-अच्छे छात्र मिले, क्योंकि अच्छा छात्र जिंदगी में होना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जो गुरु की आज्ञा के अनुसार पढ़ के भी आते हैं, परफॉर्मेंस भी देते हैं। तो बेटा आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर दीक्षा। थैंक यू सो मच मैम। और डेफिनेटली आपके रूप में भी मुझे एक बहुत अच्छी टीचर, एक गाइडेंस और एक मम्मी मिली है, तो थैंक यू सो मच उसके लिए भी। आज विश्व आयुर्वेद परिषद के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, जैसा कि हम बहुत ही ऑस्पिशियस डे पर आज मिले हैं, आज आयुर्वेद दिवस है एवं साथ ही साथ धन्वंतरी जयंती भी, तो सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और जैसा कि मैम ने बताया कि आज हमारे मदर इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, मैं भी क्योंकि एक एनआईए प्रोडक्ट हूँ तो डेफिनेटली आज बहुत डबल ट्रिपल प्राउड फील कर रही हूँ कि हाँ मैं एनआईए की स्टूडेंट हूँ। तो डेफिनेटली उसके लिए भी सभी एनआईए वालों को और आयुर्वेद जगत को बहुत बहुत मुबारकबाद, उस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले, जैसा कि परंपरा है हमारी धन्वंतरी जी को स्मरण करने की, और क्योंकि आज धन्वंतरी जयंती भी है तो मुझे बहुत दिल से अच्छा लग रहा है कि मैं उन्होंने को आप सबके समक्ष स्मरण कर रही हूँ। तो सभी मेरे साथ कृपया कर धन्वंतरी वंदना का शुरुआत करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरे वन्दितपादपद्म लोके जरारोग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चं व्योमवातऽवनिवारिवह्निं पञ्चप्रपञ्चात्मकदेहभाजं सन्तापसन्तापजराज्वरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नवीननीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। जैसा कि आज हमारा 268 लेक्चर है विश्व आयुर्वेद परिषद का, और ये अनवरत रूप से चल रहा है फ्रॉम 2015। आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो हैं प्रोफेसर आशीष मेहता जी सर। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। सर का मैं एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सर एट प्रेजेंट प्रोफेसर एंड एचओडी है डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्म इन श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र। साथ ही साथ सर डीन एकेडमिक अफेयर्स इन श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के पद पर भी कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ सर में ऑलमोस्ट 13 इयर्स का सर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, यानी वो मोर देन 13 इयर्स से डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा के एचओडी हैं। और ऑन एंड होल सर का 19 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ सर एज अ को ऑथर रहे हैं 2 बुक्स के, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो कि चौखंबा ओरिएंटलिस्ट से पब्लिश्ड है। साथ ही साथ सर के काउंटलेस पेपर्स, आर्टिकल्स और एब्स्ट्रैक्ट रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑल्सो। सर ने सिंगल हैंडेडली ऑर्गेनाइज किए 2 स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम in 2016 and in 2017। साथ ही साथ सर ने बहुत से इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं। सर एज अ चेयरपर्सन, एज नोडल ऑफिसर, एज अ रिसोर्स पर्सन भी बहुत से इवेंट्स में, आयुर्वेद के इवेंट्स में सर रहे हैं। सर को बेस्ट पेपर अवार्ड मिला है इन नेशनल सेमिनार ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी एट रोहतक कॉलेज। साथ ही साथ सर ने डिफरेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल सीएमईज एंड सेमिनार्स में पार्टिसिपेट किया है। सर मोर देन 6 सेमिनार्स में एज अ स्पीकर सर रह चुके हैं। साथ ही साथ सर एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी रह चुके हैं इन बीपीएस महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला के। सर अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्मा इन मॉडर्न एरा,
तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक है, ये जो जैसा कि मैम ने कहा कि इस टॉपिक को हम एज अ एनर्जी लेने वाले हैं, एज अ सोर्स लेने वाले हैं कि आज से हम शुरू करेंगे अपना क्लिनिकल लाइफ, क्लिनिकल प्रैक्टिस की। तो डेफिनेटली हमें पता है जैसा कि हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पंचकर्मा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डेफिनेटली सर आज हमें बहुत सारा आयुर्वेद दिवस एवं धन्वंतरी जयंती के अवसर पर खूब सारा ज्ञान मिलने वाला है इस क्रम में। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दीक्षा। एंड सबसे पहले भगवान धन्वंतरी को नमन करते हुए मैं इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए एक थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले पर्सन बिकम्स ओवरवेल्म्ड जब उसको ये पता चलता है कि एक इतना ऑस्पिशियस डे, मीन्स आज धन्वंतरी जयंती है, उसके बाद आयुर्वेद डे है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोदी जी ने इतना सब कुछ आज हमें दिया है। एंड उस दिन यदि आपको कहीं बोलने का मौका दिया जाए तो being on that means I'm really overwhelmed, and for that ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ इस मंच के जो हैं मैं डॉक्टर हेतल दवे जी मैडम जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और डॉक्टर दीक्षा जी आपका, आप कोऑर्डिनेट कर रही हैं इस सेशन को, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जिस यूनिवर्सिटी में एज अ डीन एकेडमिक अफेयर्स वर्क कर रहा हूँ फिलहाल, हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिम टू टेक आउट सम टाइम कि आप मुझे सुन रहे हैं सर, एंड आई एम थैंकफुल टू यू टू। आपके ही एफर्ट्स हैं जो मैं शायद इस मंच पे आज कुछ बोलने के काबिल हूँ। मेरा टॉपिक बहुत छोटा है। सिंस लास्ट 20 years ऑफ माय टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर एमडी के बाद से ही सिर्फ एक मोटिव था। इस मंच का बहुत बड़ा फैन इसलिए भी हूँ क्योंकि ये मंच वो चीज सिखाता है जो शायद हमने कभी सोचा था कि मीन्स 268th लेक्चर एक तो एक बहुत बड़ी चीज है कि आप अनवरत 5 साल से बिल्कुल बिना रुके बिना कहीं और इस हद तक पहुंचे, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और साल पहले जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था पंचकर्म में, और उसके बाद जब हम निकलते थे तो एक ही मोटिव से निकलते थे कि वाई ओनली जॉब्स। तो सेम इज द क्राइटेरिया ओवर हियर कि क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे होने चाहिए और हमने समाज को जो देना है, और जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम खुद में अपनी मास्टरी नहीं लाते हैं, तब तक मुझे लगता है कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इट डजंट मीन लाइक कि हमने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करना है या हमने सिर्फ एक किसी कॉलेज में जाके प्राइवेट जॉब करना है या कहीं पेपर्स चलाने हैं, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूं। मीन्स एक पेपर चलाने वाली ये जो स्ट्रैटेजी आज भी कहीं स्टैंड करती है नेशनल लेवल पर, तो ये बड़ा दुख का विषय है कि अब आयुर्वेद एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। अब आयुर्वेद ग्लोबली एक्सेप्टेड हो रहा है। मीन्स अभी मैं कल एक पेपर पढ़ रहा था जिसमें यह था कि शायद इंडिया में आयुर्वेद इतना ज्यादा नहीं अपना रहे जितना लोग बाहर के लोग हमारी संस्कृति को, हमारे आयुर्वेद को इतना बढ़ चढ़ के ले रहे हैं। मीन्स शायद इंडिया में हम हल्दी वाला दूध कम पी रहे होंगे, बाहर हल्दी वाला दूध ज्यादा पी रहे हैं लोग। तो सिमिलरली मीन्स मेरा कहना यह है कि हमने इस तरफ एफर्ट्स लगाने चाहिए कि अब हम दें, समाज को क्या दे सकते हैं और उस समाज को कितना हमसे बेनिफिट हो सकता है। केवल मात्र अपना सोच के कि पीजी कर ली तो पीजी करके सिर्फ ये करना है, ये तरीका अच्छा नहीं है। इससे ना तो हम ज्ञान दे पाते हैं, जो बच्चे हमारे नाम से उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन ले रहे हैं या आयुर्वेद के लिए कुछ करना चाहते हैं, आयुर्वेद पढ़ना चाहते हैं, केवल नाम चलाने से यदि इस तरीके से हम ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे तो वो ज्ञान बिल्कुल ही अधूरा है और कोई कार्य का नहीं है। सेकेंडली, जो मैं बता रहा था कि जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी और जब हमने मेरा एकेडमिक्स में आने का रीजन ये था कि जो थोड़ा बहुत आता है वो आगे हम पास ऑन कर सके। तो हमारा मोटिव एक रहता था कि पंचकर्मा, प्रैक्टिस ऑफ पंचकर्मा इन ए 10x10 रूम। मतलब जनरली इंडिया में यू कैन सी कि हम एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं और एक 10x10 का छोटा कमरा या एक छोटी दुकान लेके हम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। क्या हम पंचकर्म वहां से शुरू कर सकते हैं? और व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स? तो एक 10x10 के कमरे में भी हमने, और ये शायद हम 20 साल से ये कन्वे कर रहे हैं कि एक बीएमएस लेवल पर पंचकर्मा इज नॉट समथिंग लाइक यू कैन से एक हवा नहीं है जिसको इस तरीके से पेश किया जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग्स जो हमने करनी है, और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो शायद हमारे पूर्वज वैसे भी अपने रूटीन लाइफ में करते थे।
तो ये वो चीजें हैं जो चीजें हमने करनी चाहिए, और किस तरीके से हम अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हम इस ज्ञान के तहत समाज को, अभी मैडम बता रही थी कि मैडम ने एक श्लोक बोला था जो हमेशा से बहुत बड़ा, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, और दूसरा पार्ट तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए रादर, कि अगर स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कर ली, और पंचकर्म से बेहतरीन क्या होगा। पंचकर्म से बेहतरीन स्वास्थ्य रक्षण आप कहीं नहीं करवा सकते हैं। उसका कारण ये है, या तो व्यक्ति खुद इतना मोटिवेटेड हो जाए, मैंने अपने अपने लिए ये करना है, लाइक एक्सरसाइज आई हैड टू डू, मेडिटेशन आई हैड टू डू, योगा आई हैड टू डू, ये नित्य आहार मैंने इतना अच्छा लेना है, और या फिर हम पैसिव थे, और पैसिवली किसी से अगर हेल्प लेनी है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं तो कि पंचकर्म से बेहतर क्या हो सकता है। क्योंकि हम अपने आप को वैद्य कहें, डॉक्टर कहें, उससे ज्यादा मुझे हमेशा ये लगता है कि हम अपने आप को एक सफाई कर्मचारी कहें। पंचकर्म वैद्य हमेशा हमेशा एक बहुत अच्छा पाकशास्त्री होता है। पंचकर्म वैद्य एक बहुत अच्छा सफाई कर्मचारी होता है। पंचकर्म वैद्य एक बहुत अच्छा मैकेनिक होता है, जो एक लाइव मॉडल को सर्विस करके एक रोल मॉडल बनाता है। And that is what the science of Panchkarma is. Why to wait for a person getting ill, और उसके बाद हम उसके ऊपर पंचकर्म की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट मोडालिटीज को यूज करें, और फिर हम पंचकर्म की प्रैक्टिस शुरू करें। मीन्स अगर आप एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ। ये मैंने एक पेपर आज से करीबन 10-11 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज में प्रेजेंट किया था। बायोकेमिस्ट्री का एक नेशनल सेमिनार था उनका, और वहां मुझे मौका मिला था 10 मिनट अपना पेपर प्रेजेंट करने के लिए। तब हमने एक पेपर प्रेजेंट किया था कि कि भाई वमन और विरेचन के बाद लिपिड प्रोफाइल में क्या चेंजेस आते हैं। एंड इत्तेफाक से मैं ये बात कर रहा हूँ 2008-2009 के लगभग की, कि हमने एक केस रिपोर्ट प्रेजेंट की थी जहां पे हमने, और चूंकि लैब वाज ऑफ मेडिकल कॉलेज ओनली, तो डे 0 पर हमने उस पेशेंट का जो डिसलिपिडेमिक रिपोर्ट थी, इवन वमन करने से पहले डे 8 पे हमने उस व्यक्ति की लिपिड प्रोफाइल चेक की थी। एंड लिपिड प्रोफाइल चेक करने के बाद वमन करने से पहले ही शुद्ध गाय का घी से बना हुआ, खुद की फार्मेसी में बनाया हुआ पंचतिक्त घृत से हमने उसका घृतपान कराया था। रफली अराउंड 600-650 ml ऑफ घृत हमने दिया होगा पूरा 7-day कोर्स में। एंड वी गॉट द इफेक्ट ऑफ कि HDL लेवल इंप्रूव्ड, LDL लेवल एंड VLDL लेवल ड्रॉप्ड। तो जब आप ये देखते हैं कि भाई वमन तो भी कराया ही नहीं था, सिर्फ घृतपान कराया, और अगर घृत इतना शुद्ध है और उसका बनाने का तरीका इतना अच्छा है, तो वो भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जो ये मिथ फैला रखा है कि घी नहीं खाना चाहिए, हमने तो 7 दिन में एक बोलस डोज में दिया था। सेकेंडली फिर उसके बाद वमन कराया गया, फिर संसर्जन क्रम, फिर घृतपान, फिर विरेचन, फिर संसर्जन क्रम। एंड डे 30 पे जब हमने उसको दोबारा से वो किया था, तो दैट वाज करेक्टेड बाय ऑल मीन्स वो जो डिसलिपिडेमिया था became normal lipidemic person, and all the values came into normal range. Patient was happy, and when I presented this case over there, they मतलब उनकी तरफ से जो रिएक्शन था, they told me that this lecture was an eye opener. We used to think of it, और हम आज के I'm talking about way back, आज हम लोग सभी ये काम कर रहे हैं, तो 12 साल बाद आज एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब लोग घी खाने नहीं देते थे, और इस तरह की बातें, इस तरह के मिथ फैला रखे थे। एंड दे सेड इट कि दिस वाज एन आई ओपनर टू ऑल ऑफ अस। दे ऑल वर लेवल ऑफ प्रोफेसर्स, एंड दे ऑल एक्सेप्टेड दैट कि नहीं, फिर ये चीजें गलत है और हमको इस दिशा में और आगे बढ़ना चाहिए। तो सिमिलरली मेरा कहना ये, हाँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने वो केस की स्टार्टिंग इसीलिए की थी यहाँ से कि उस केस का हमने एक एज, मेटाबॉलिक एज और बायोलॉजिकल एज का भी फैट डिपोजिशन के आधार पे एक इन्वेस्टिगेशन कराया था डे 0 और डे 30 में। एंड the biological age of that person was around 35-36, and the metabolic age was coming out to be around 8-9 years older than that, means something around, you can say 43 or 44, something like that. And when we performed this एक महीने का procedure, and again we checked that
metabolical age, and it reduced by 3 years. So think of this also. It's not that criteria of lipid profile. It's also the thing that fat deposition if your organs becoming younger. And from that day I thought कि ये जो मतलब जब हम पढ़ते हैं तो शायद थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, हंसते हैं कि च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खा के और he became young. तो he became young means nobody can reduce his biological age. He became young by his own organs. मैं बोल रहा हूँ young क्यों, हम बच्चों की तरह भी हो सकते हैं। और च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया और बहुत शुद्ध तरीके से लिखा है कि कोई भी रसायन या वाजीकरण लेने से पहले आप पंचकर्म करेंगे तभी उसका फायदा है। तो बट नेचुरल है, मैं मानता हूँ कि च्यवन ऋषि ने पंचकर्म भी किया होगा, शुद्ध शोधन भी किया होगा, एंड उसके बाद जब च्यवनप्राश खाया होगा। तो these kinds of researches is the need of today's era. Means I am still saying कि if biological age of mine is 50 and my organs are behaving like an age of 60 or 65, means you can see this कि मैं कितना ज़्यादा prone हूँ for I'm going nearer to my end stage, my death. And if I can do this, means you are not doing any kind of exercise, you are not doing of any kind of meditation, you are not doing any kind of yoga or something like that, but by doing this kind of practice, if you remain young, if you become young passively, then why not this makes us powerful, makes us very energetic कि हम इस तरह की और ज्यादा प्रैक्टिसेस अपने साथ में लाएं। Similarly, when we talk about फिर इसी चीज को हमने सामने रखते हुए पंचकर्म के ये दो मुख्य कर्मों को टारगेट किया कि हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स को ज्यादा मोटिवेट करेंगे। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी से इज कि पंचकर्म ओपीडी शुड नॉट बी सेड टू बी एन ओपीडी एंड एवरीवन starting from, it's not necessary that you should have to be MD in Panchkarm or MD in Kaya Chikitsa or MD in something else to perform all these specialized work. Just train yourself. Just train yourself even after MD, even while doing, even after BMS. And while doing BMS, just remain in contact with. And एक या दो कर्म में भी, when we talk about doing private practice, आज कोई भी समाज, कोई भी चीज जब आगे बढ़ती है तो उसके पीछे किसी एक या दो व्यक्तियों का थॉट प्रोसेस नहीं होता, उसके पीछे एक टीम वर्क होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टीम वर्क, मैं आपको आज भी उस टीम वर्क को प्रूव कर सकता हूँ। इन अवर एरिया आप देखिए ध्यान से, जो लीडिंग प्रैक्टिशनर्स होते हैं, डिफरेंट लीडिंग, यू टेक अ सर्जन, यू टेक अ गुड मेडिसिन, यू टेक अ गुड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, यू टेक अ गुड न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, व्हाटएवर, पीडियाट्रिशियन, व्हाट दे डू इज they have demarcated their lines. Don't try to put your nose everywhere, right? अगर 5 अच्छे दोस्त एक शहर, एक गांव, एक डिस्ट्रिक्ट से ये सोच के चलें कि I will be best in woman, and अगर हम अपनी अपनी उस विधा को डिवाइड कर लें तो यस, वमन करना है तो माई फ्रेंड्स विल रेफर द केस टू मी, और विरेचन करना है तो इवन माई सेल्फ एंड माई ऑल द अदर पार्टी विल रेफर दैट केस टू अदर पर्सन। तो अगर हम मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करें तो आई थिंक कि हम अब बात कर रहे हैं नॉट ऑफ द लेवल ऑफ एमडी, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ डीएम, मींस अपर देन एमडी, कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस विधा को कहां से कहां ले जा सकते हैं। हम एक शहर में इस तरीके की पद्धति शुरू कर सकते हैं कि यस, वमन करना है, ही इज द बेस्ट, गो ओवर देयर, रेफर द केस टू हिम और हर, एंड सिमिलरली बस्ती देनी है तो ही इज द बेस्ट, रक्तमोक्षण करना है, अग्निकर्म, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ पंचकर्म, बट ठीक है, हम जो भी है, शार सूत्र, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ पंचकर्म, बट आई एम टेकिंग इन दिस कि हम 8-10 लोग इस तरीके से अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेके और इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। लेट हिम डू द वर्क ऑफ वमन, लेट हिम डू द वर्क ऑफ विरेचन। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए किसी मास्टरी की या किसी पेपर्स की जरूरत नहीं है। इफ यू आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, अगर आप करते हैं आपको चांस मिलता है, बिकॉज सम पीपल आर वेरी गुड थ्योरेटिकल एंड सम पीपल आर वेरी गुड प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकल विधा होना उतना ही जरूरी है। थ्योरेटिकली टॉपर्स रहना, इट्स नॉट लाइक दैट। जब तक आपका वो टॉपर रहने के बाद उससे समाज को कितना फायदा हो रहा है उसको आप जस्टिफाई नहीं करते, तब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिमिलरली मैनी केसेस आर लाइक दिस। इफ वी कैन टॉक अबाउट most of the time
अगर मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ पंचकर्म के इसमें, तो आई विल गो विद मूर्ध। मूर्ध तैल में अलग अलग बीमारी के हिसाब से सिर पे डिफरेंट तरीके की मोडालिटीज बताई हैं, लाइक शिरोबस्ती, शिरोधारा, शिरोपीचू, शिरोभ्यंग। तो इसमें इसमें अगर आई विल गो विद डायरेक्टली, बहुत फेमस है शिरोधारा। शिरोधारा को व्हाट दे से कि दीज आर द डिसऑर्डर्स जिसमें आप शिरोधारा करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस डिप्रेशन में ये चीज बहुत अच्छा काम करती है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कैसे करती होगी शिरोधारा के ऊपर कई तरह की रिसर्चेज हैं, वी शुड गो फॉर दोज रिसर्चेज आल्सो। पानी से भी की गई है, दुग्ध से की गई है, काढ़े से की गई है, घी से की गई, तो उनका तो जो रिजल्ट है सो है। बट आप उसके बाद ये चीज सोचिए कि सम गुड पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेशेंट, एक व्यक्ति आपके पास आता है और वो आके आपको ये बोलता है कि भाई डॉक्टर साहब मेरा ना कंसंट्रेशन नहीं होता, मैं, अब उसको कोई एलिमेंट नहीं है, आप उसके बाकी सारे रिजल्ट, आई डू नॉट कंसंट्रेट, मैं जहाँ काम करता हूँ मैं वहाँ प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, आई गेट स्कोल्डेड बाय एवरीथिंग है, मैं घर में जाता हूँ तो पूरी स्कोल्ड्स को अपने घर वालों पे निकालता हूँ, परेशान होते हैं सब, मैं हमेशा पैनिक कंडीशन में रहता हूँ। व्हाट डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक, क्या बोलेंगे आप उसको कि भाई आप कुछ नहीं, व्हाट वी यूज्ड टू से इज आप प्राणायाम करिए, आप ध्यान लगाइए, आप उसमें बैठिए, आप मेडिटेशन करिए, एंड यू विल फाइंड दैट आप इन एलिमेंट से बाहर निकल जाते हैं। तो सर पीछे 10 लोगों से मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि आप मेडिटेशन करिए, मैंने 2-3 जगह ट्राई किया बट इट डिडंट वर्क आउट, इट डिडंट वर्क आउट। तो व्हाट वी यूज्ड टू से दैट कि ऐसे केसेस में आप कुछ मत करिए। किसी का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, just ask him to lie down on your table, just ask him to concentrate on the dhara what you are going to put on his forehead। तो आप जब आप उसको ये बोलते हो ना, दैट इज मोर देन इक्वलेंट टू द मेडिटेशन। तो जब आप धारा गिराते हैं, और अभी हमने पीछे एक और केस के बारे में बात की थी कि दैट जो अल्फा एंड बीटा रेस पे भी स्टडी हुई है इस पे, एंड उससे ये पता चला था कि शिरोधारा इज इक्वलेंटली गुड लाइक दैट ऑफ एक जिस हायर लेवल ऑफ मेडिटेशन के इक्वलेंटली गुड है। तो व्हाई इट इज नेसेसरी टू गिव ओनली टू द पेशेंट्स, आप रेगुलर और खुद भी ले सकते हैं डेफिनेटली यस। अगर मैं वीकली बेसिस पर एक शिरोधारा या एक कोई कर्म को ये सिटिंग ले लेता हूं, तो थिंक ऑफ इट कि हाउ मच ऑफ द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन आई एम गोइंग टू डेवलप इन माय वर्क, माय स्ट्रेटजी। एक केस हमारे पास आता है शिरोधारा जिसमें हमने प्रिस्क्राइब किया था कि इंसोम्निया का, द पेशेंट मेड अ कंप्लेंट ऑफ कि मुझे पिछले 6 महीने से नींद नहीं आ रही है, एंड वो पेशेंट की कंप्लेंट ये है कि मैं रात भर जागता रहता हूँ और शायद अगर सोता हूँगा तो आई डोंट फील, मतलब 6 महीने से कोई कंटिन्यूएशन में जाग तो नहीं सकता है, उसकी कंप्लेंट यही थी। हमने उसको कई तरीके से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे कि कुछ देर तो सोते होगे, या उसके रिलेटिव से पूछे, तो सबका कहना ऐसा नहीं है, बट लेकिन हाँ वो पेशेंट अब 6 महीने से जाग रहा है तो हाउ ही कैन रिएक्ट टू द एम्बियंस की वो कैसे बिहेव करेगा। बट वो पेशेंट में भी हम ये सोचते हैं कि उसको साउंड स्लीप नहीं मिलती होगी, तो जब वो नेक्स्ट डे उठता है तो एक रेस्टिंग फेज में जो एक आदमी एक रिफ्रेश उठता है वो कभी भी नहीं उठता होगा। तो अगर आप इतना भी सोचते हैं या अगर सच में उसको वो कंप्लेंट है, व्हाट वी डिड इज कि वी ओनली रिमेन डिपेंडेंट ऑन शिरोधारा, कि आप शिरोधारा का रहिए, कंसंट्रेट करिए उस धारा की तरफ। और हमने जो एक नॉर्मल सिटिंग थी वो उसको की थी तकरीबन 1 घंटे की, एंड साथ में हमने नस से जरूर दिया था उसको, लेकिन व्हाट वी फाउंड इज दैट ऑन डे 3 he was snoring on that heart table, हमारी शिरोधारा टेबल में, that was द्रोणी, एंड उसमें कहीं पर भी कोई फोम नहीं, कुछ नहीं है, that was a लकड़ी की द्रोणी, एंड patient was snoring, and on daily basis it was the practice कि वो वहां लेटता था और शिरोधारा होती थी, and he used to snore over there। तो आप सोचिए कि वो कितनी गहरी नींद में चला जाता था और वो उठता बड़ा रिफ्रेश था, एंड he got that marvelous result within a period of 7 to 10 days, went back happily। तो ये वो चीजें हैं जो चीजें आप केवल ऐसे नहीं कर सकते कि ये एलिमेंट्स पे ही है,
अभी फिलहाल। उसके बाद अभ्यंग के जो और भी जितने भी वो है कि यदि हम डेली बेसिस, आजकल काढ़ा बनाना सब लोगों के घर में एक पैटर्न हो ही गया है। हम लोग कोविड से कोई भी ग्रसित होना नहीं चाहते हैं। तो जब आप एक, मैं ये पूर्व कर्म से जाते जाते प्रधान कर्मों की तरफ जाने की एक विचार में था, तो इसलिए मैं एक छोटे छोटे रूटीन वो बता रहा हूँ जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। लाइक जब काढ़ा बन ही रहा है और काढ़े में यदि अगर एक साइड में चाय वाला बर्तन में अगर हम और त्रिफला का क्वाथ बना लें या थोड़ा सा हल्दी डाल के उसमें उबाल लें अच्छे से, और कुछ ना करें डेली, अगर हम डेली ना कर पाए, हम 2 दिन में कर लें, हम 3 दिन में कर लें, एटलीस्ट अगर हम गंडुश की प्रैक्टिस करते हैं तो गंडुश और कवल से बेस्ट कोई चीज नहीं है ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। दिस इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ, यू कैन से, अ प्रोसीजर ऑफ पंचकर्मा। आई एम नॉट सेइंग कि पंचकर्म है ये, बट ये वो विधाएं हैं, ये वो सारी चीजें हैं। अभ्यंग करना, नाभि में तेल गिराना, नाक में तेल 2 बूंद, मैं प्रतिमर्श की बात कर रहा हूँ, नस्य के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, कान में तेल बिंदु डालना या सिर को शिरोभ्यंग करना। दीज आर द थिंग्स जिसको हम डे टू डे लाइफ में अपने पेशेंट्स को, और पेशेंट से पहले अपने जितने भी रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, जितने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने जितने भी फ्रेंड सर्कल है, उन सबको हम प्रेरित कर सकते हैं कि डू ऑल दीज हैबिट्स। ये कहीं गलत नहीं थी। नहाने से पहले यदि हम कुछ नहीं, एटलीस्ट संडे वी ऑल गेट कि हम उसको इस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम मुख्य कर्मों की जब हम बात करते हैं, कि आप सोच के देखिए कि वमन और विरेचन, एलिमेंट्स की यदि बात करूंगा तो मैं अपने इस ओरेशन से थोड़ा सा डेविएट हो जाऊंगा। अभी तक मैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बात कर रहा था कि यदि आई गारंटी यू कि आप इस चीज को बहुत आराम से सभी में, यदि आप वासंतिक वमन और वसंत वमन के बाद विरेचन, वाय वासंतिक वमन श्रेष्ठ होता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि वमन की एक स्ट्रैटेजी है कि वो कफ को जब आप पूरा बढ़ा के उसका, और वो किसी भी शोधन की है कि पहले आप चीज को प्रकोपित करिए और फिर उसके बाद उसका उसका शोधन करिए, तब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। चूंकि वसंत ऋतु में कफ अपने आप प्रकोपावस्था में रहता है, तो इसलिए वमन उस सीजन में कराना श्रेष्ठ। यदि हम मैक्सिमम प्रैक्टिस में ये लेते हैं कि हम वसंत ऋतु में ऋतुओं का ख्याल रखते हुए वमन कराएं और वमन के तुरंत उपरांत विरेचन कराने, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सीजनल डिसऑर्डर्स होते हैं, या जो हमें बोला गया है ऋतु संधि के दौरान धीरे धीरे चीजों को छोड़ते हुए और फिर धीरे धीरे आने वाली ऋतु की चीजों को अपनाते हुए इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, तो वो अगर उसमें थोड़ा सा डेविएशन होता है, या साल भर ये जो जितने भी एलिमेंट्स जो हर 2 महीने बाद ऋतु संधि होने के दौरान होते हैं, तो ये इसका पैटर्न बहुत कम हो जाता है। खासकर जिनको एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं और जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, आप आंख बंद करके आप मेडिसिन पे जाने से पहले अगर उनका साल में एक बार ये शोधन करा देते हैं, ये इतना अच्छा इफेक्ट देता है कि मॉडर्न मेडिसिन तो ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। आप देखिए अभी यहीं पर ही सर के सानिध्य में शायद मैं सर के कुछ केसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अपनी रूटीन लाइफ में अभी देखे हैं पिछले 2-3 साल में, एंड दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। मेरा आने वाला जो टॉपिक है पीएचडी जिसमें मैं कर रहा हूँ हाल फिलहाल, वो हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर ही है और शोधन का ही है। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमने उन पेशेंट्स को देखा, और वो एक आध की बात नहीं है, दैट पेशेंट यूज्ड टू कम टू दिस यूनिवर्सिटी नाउ विद द नेम ऑफ आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर, कि हर 6 महीने बाद वो आ जाते हैं। उनको पता है कि मार्च के लगभग वसंत है, तो भाई ठीक है वमन और विरेचन कराना है, वो पहुंच जाते हैं। और वमन और विरेचन भी आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि जिस दिन वमन होता है उस दिन बुलाते हैं, घी पिलाना, सब कुछ करना, इट ऑल हैपेंस लाइक टेलीमेडिसिन। आप फोन पे सारी चीजें कर देते हैं एंड वमन और विरेचन करा लेते हैं। देन अगेन दे यूज्ड टू कम अराउंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर में यहाँ पे थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं रहती है, एंड देन अगेन दे यूज्ड टू गो फॉर वमन एंड विरेचन। एंड सम पेशेंट्स आई नो दिस कि जो पिछले 4-5 साल से they have left the medicine and their reports, वो हर क्वार्टरली रिपोर्ट भी कर रहे हैं, ईयरली बेसिस, मतलब एक क्वार्टर में 3-3 महीने में, and their reports are absolutely normal। तो जब आप बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे बीमारी की, जिसके लिए सीधे सीधे बात करते हैं कि भाई सुबह एम्प्टी स्टमक आपको ये मेडिसिन लेनी ही है,
तो अगर वो आप किसी की 4 साल 5 साल से छुटा सके तो आप खुद सोच के देखिए कि, और आज की तारीख में हार्मोनल डिसऑर्डर्स में हाइपोथायराइडिज्म इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑर्डर इन नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन ग्लोबल लेवल, कि बहुत मिलता है. सिमिलरली वी आर ट्रीटिंग विद डायबिटीज मेलाइटिस, सिमिलरली डिफरेंट. एक और एग्जांपल देता हूं हार्मोनल डिस्टर्बेंस का, कि पीसीओडी के पेशेंट्स हमारे पास, मेरे ख्याल से कुरुक्षेत्र की किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास इतने पेशेंट नहीं होंगे जितने हमारे गायनी डिपार्टमेंट. हमारे गायनी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स पीसीओडी के, पीसीओडी के साथ बाकी वो जो जितने भी उसको सिम्टम्स हैं, पीसीओडी टिपिकली यूज्ड टू गेट इन यूएसजी, और बाकी जितनी हेयरी ग्रोथ एंड एवरीथिंग, वेट एंड इरेगुलर मेंसेस, कुछ नहीं है. मतलब दे आर ट्रीटिंग देयर ओन. बस ये हुआ कि पिछले कुछ सालों से ऐसी प्रैक्टिस हुई कि व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, पीसीओडी का केस आया, दे यूज्ड टू रेफर दैट केस टू पंचकर्म डिपार्टमेंट. पंचकर्म डिपार्टमेंट का काम सिर्फ इतना है, हम उस पेशेंट का वमन कराते हैं, हम उस पेशेंट का विरेचन कराते हैं, हम उस पेशेंट को योग बस्ती देते हैं जस्ट फॉर द सेक, और उसके बाद जब हम वापस भेजते हैं और वो दे पुट देम ऑन पर्टिकुलर मेडिसिन, दैट इज ओके. बट केवल आप वमन विरेचन के बाद वी हैव सीन दैट the polycystic ovaries disappeared, means जितने भी cysts थे those disappeared from the तो there is no need for any medication. वो बेचारे इतने सालों से वो बच्चियां, वो लेडीज जिनको because of that PCOD, secondary infertility, primary infertility जो भी डेवलप होती है, और उसके बाद बट सीधे सीधे कंसीव कर रहे हैं, एंड all this what we did, that is why I am saying कि हमारा रोल क्या होता है, वी आर सपोर्टिंग दैट डिपार्टमेंट. सिमिलरली वी आर हैविंग मल्टीपल इंटरैक्शंस विद इंटरडिसिप्लिनरी, हमारे जो बाकी भी प्रोजेक्ट चलते हैं, बट दिस इज द डिसऑर्डर जिसमें हमें मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ी. लाइक मैं हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहा हूँ, ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हमको कुछ नहीं देना पड़ा. तो मैं तभी जब मैंने शुरुआत की थी लेक्चर की, मैंने इसी प्रकार से लेक्चर की शुरुआत की थी कि हम अपने आप को, हम आज भी, मैं अपने आप को मैकेनिक ज्यादा मानता हूँ rather than saying this कि I am a doctor, because like मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि मैं उस टू वे, लोग बोलते हैं वन वे है, कि आप आखिरी सेल से कैसे, हम बोलते हैं ना कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, तो आखिरी सेल से किस प्रकार से आप वो कर लेते हैं कि वहां तो हम हमेशा बोलते हैं कि अभी मानव इतना वो नहीं हुआ है. इट्स नॉट अ वन वे, इट्स बेसिकली टू वे, कि अगर न्यूट्रिशन, अगर पोषण वहां जा सकता है तो वहां से निकलने का भी एक रास्ता जरूर बना रखा है, एंड दैट इज द वे जिसको एक्सप्लोर करते हुए हम ये स्नेहन स्वेदन करा के और फिर इस तरह का जो प्रोसीजर कराते हैं कि वो वापस उसी एलिमेंट्री कैनाल में आता है. बस इसको रिसर्च बेसिस पर समझाने की बात है. अदरवाइज मुझे लगता है कि व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट सर्विसिंग अ बॉडी. हम उस बॉडी की सर्विस करते हैं, उसको वापस हम उसके पेरेंट डिपार्टमेंट भेजते हैं कि नाउ व्हाटएवर यू वांटेड टू डू. सेकंड बेस्ट थिंग व्हाट वी नोटेड इन आवर डे टू डे लाइफ इज कि जब आपको यदि किसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट भी है आफ्टर दिस, तो जितने पेशेंट्स हमने दो ग्रुप्स में बांट के देखे, वो यही हुआ कि एक, उन सभी पेशेंट्स को जब आपने डे 1 से सिर्फ मेडिसिन दी, मींस मैं सिर्फ शमन औषधि की यदि बात करता हूं, तो हुआ ये कि जो डिजायर्ड रिजल्ट्स थे उसको आने में बहुत देर लगी. तो द थिंग केम इनटू अवर माइंड, और जिनको शोधन उपरांत किया गया वहां पता चला कि वो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं. तो ये होता है कि ऑलमोस्ट इस राय पर पहुंचे कि अगर आप शोधन के उपरांत मेडिसिन देते हो तो ऑलमोस्ट 70 to 80% एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है, और उस आधार पे यू गेट रिजल्ट्स मच मोर फास्टर देन दैट ऑफ अगर आप सीधे सीधे ये करते हैं. तो ऑलमोस्ट इन एवरी अदर केस आप शोधन चिकित्सा तो आराम से कर सकते हैं. आज यदि आप विरेचन की श्रेष्ठता देखें, जितने आई डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आज 50,000 के इंट्राऑक्यूलर इंजेक्शंस लग रहे हैं, वो पंचकर्म की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अलॉन्ग विद शालक के डिपार्टमेंट में मिलके, वो विरेचन से उन पहले शोधन करा के पित्त को ध्यान में रखते हुए और फिर उसके बाद जब मेडिकेशन दे रहे हैं तो वो उतना ही उस लेवल पर जाके उनको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं.
तो ये तो हो गई वमन और विरेचन की श्रेष्ठता कि ये कहां कहां सबसे अच्छा कार्य कर सकता है। मूविंग ऑन टू द अवर नेक्स्ट टॉपिक, बस्ती चिकित्सा। बस्ती ऐसे ही नहीं बोल दी गई सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा, या आचार्य चरक ने उसको पूर्ण चिकित्सा माना है। इवन उसकी श्रेष्ठता बताते हुए जितने सर्जन्स थे, मींस वी यूज्ड टू डिवाइड आयुर्वेदा सिंस डिकेड्स, सिंस यू कैन से सेंचुरीज, कि हम दो पैथीज मानते हैं आयुर्वेद में। एक हो गया, दो लाइन मानते हैं, एक हो गया आचार्य चरक की, एक हो गया आचार्य सुश्रुत की। तो वन वाज वेरी ग्रेट फिजिशियन, द अदर वन वाज वेरी ग्रेट surgeon, and he narrated in his book that basti chikitsa is almost the ardha chikitsa. तो हर ailment में you can plan that, you can plan that basti। और why ailment, the thing is कि जो मात्रा बस्ती है वो श्रेष्ठ है। अगेन जितने भी हमारे खासकर नॉर्मल बुजुर्ग हैं उनके लिए सबको यू कैन गिव मात्रा बस्ती। कंडीशन इज जब आप मात्रा बस्ती दे रहे हैं तो आपकी बस्ती कम से कम 10 घंटे अंदर रहनी चाहिए। 10 घंटे, 8 से 10 घंटे। तो यू कैन प्लान इट लाइक दिस कि जब जब रात्रि में शाम को बस्ती देने का विधान है, लाइक ग्रीष्म ऋतु में बोला गया है, तो उस दौरान आप इन पेशेंट्स को कैच करके, पेशेंट्स नहीं, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, आप 2, 3, 4 दिन बस्ती दे सकते हैं। वो क्यों बोला गया है? क्योंकि आचार्यों का मत है कि तेल का जो पचन होता है वहां से, वो इट टेक्स अराउंड 8 से 10 घंटे। तो 8 से 10 घंटे तक बस्ती यदि अंदर रहती है तभी उस बस्ती से फायदा मिलता है। आप देखिए कि क्यों ऐसा, फिर हमने ऐसा जब टॉपिक ढूंढने की कोशिश की, इवन मॉडर्न साइंसेस मानता है। शुरुआत में हमें बहुत इसके रिएक्शन में, मैंने पंचकर्म में पीजी 98 में कर लिया था, एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन, हमारे कॉलेज में सबसे पहले एमडी पंचकर्म शुरू हुआ था। तो उस जमाने में जब हम डिस्कशन करते थे ना, तो मॉडर्न साइड वाले, इवन आयुर्वेद वाले, दे यूज्ड टू लाफ, जो मॉडर्न से कोरिलेट करते थे कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल लेयर होने से कोलन से सिर्फ ये वाटर एंड वाटर सॉल्युबल चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। आयुर्वेद वाले और खासकर पंचकर्म वाले सिर्फ इस चीज को एग्जैगरेट करते हैं और जबरदस्ती वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ सोर्सेस है, मींस तेल और ये इतनी महंगी चीजें हम वहां पर वेस्ट कर रहे हैं। बट धीरे धीरे जब हमने देखा, स्टडी किया, तो हमें पता चला कि जब हम फिजियोलॉजी की बुक देखते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि कोलन से फैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैट, लोअर लेवल फैटी एसिड्स, ब्यूटेरिक एसिड एंड वोलारिक एसिड, और वहां पे ये इस, और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज बैक्टीरियल डाइजेशन। तो वहां के जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं वो फैट्स को, फैटी लो लेवल फैटी एसिड्स, जो 2 फैटी एसिड्स मैंने आपको बताया, ब्यूटेरिक एसिड एंड वोलारिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो वहां से एब्जॉर्ब हो जाता है। जब इतनी बड़ी बात किसी ने ये बोल दी कि ऑलरेडी रिटन है, दिस इज रिटन प्रूफ इन द टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंसेस, तो लेकिन उसमें कंडीशन एक थी कि वो फैट कोलन में कम से कम 8 से 10 घंटे पड़ा रहना चाहिए, तब जाके वो फैट लोअर लेवल फैटी एसिड्स और उसमें कन्वर्ट होगा। मान लिया कि नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है, अब आप खुद समझ के देख लीजिए। आचार्य ने बोला कि अगर इससे कम यदि अंदर रहता है तो पुनः वो बस्ती देनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं, चाहे उनका रिसर्च लेवल ये सोचिए किस लेवल का होगा, कि आचार्य भी मानते थे कि यदि आप स्नेह युक्त बस्ती दे रहे हैं, यदि आप स्नेह को दे रहे हैं, तो वो बस्ती अंदर रहनी चाहिए 8 से 10 घंटे कम से कम। नाम नहीं मिल सकते। सिमिलरली 2 तरफ नाम अलग अलग हो सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि आज हम जिसको वायरस कहते हैं, उस समय उस वायरस को राक्षस कहते थे। तो आज हमें हंसी आएगी कि आप तो राक्षस और भूतों को ट्रीट करते हो, लेकिन नहीं, राक्षस शायद वायरस या बैक्टीरिया या फंगस या एल्गी या कुछ और हो सकता है। तो हमने उसको प्रेत और आत्माओं पता नहीं किसमें डाल दिया। शायद मे बी हम उस चीज को उतना अच्छे से नहीं समझ पाए, लेकिन ये एक चीज तो आपको
को जो मैं अभी बस्ती की बता रहा था। तो जब आप नॉर्मल एक इंडिविजुअल को, एक नॉर्मल बुजुर्ग, जहाँ पे बात व्याधि, मैं क्यों बुजुर्ग बोल रहा हूँ, इवन नॉर्मल आज की तारीख में इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है कि अगेन जब गोइंग बैक टू एवरी पर्सन इज वर्किंग, और फिलहाल ये जो कोविड के चक्कर में तो हर आदमी कंप्यूटर पे चिपका हुआ है। ड्राई आई सिंड्रोम इतना ज्यादा है कि पेशेंट्स आर कमिंग लाइक कि मेरी आंखें लाल रहती हैं, मेरी आंखें सूखी रहती हैं, मुझे जलन होती रहती है। यंगर एज के लोग कॉन्स्टिपेटेड है, सब कुछ है। तो कुछ नहीं करना है बिकॉज ऑफ एडल्टरेटेड फूड, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग, जस्ट गो फॉर मात्रा बस्ती, बस इतना ही कर दीजिए। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत अच्छी एक मोडालिटी है आई कैन से फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स। ड्राई आई सिंड्रोम है, कुछ नहीं करना है। स्विमिंग गॉगल्स में इफ वी पुट त्रिफला घृत और उसको पहना के थोड़ी देर पेशेंट को लिटा देते हैं और आंखें बंद खोल करते हैं, त्रिफला घृत से बेटर चीज ही नहीं है ड्राई आई सिंड्रोम में। दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस वी यूज्ड टू डू इन अवर डे टू डे लाइफ। हम वो जो कप जो पहले के समय में ये मॉडर्न वाले यूज करते थे आई कप्स को, उसमें भी आप त्रिफला घृत डाल दीजिए हल्का सा सुकोष्ण करके और लगा के, और ऊपर, और पेशेंट को बोलो बस आंख खोल बंद करे, एंड यू सी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days 5 days वो सिंड्रोम भी अलग हो जाता है। ये जो कर रहे होते हैं इसमें कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो दीज आर द थिंग्स व्हाट वी कैन डू इन लाइफ। Similarly, when we talk about older age people, I'm talking about people, I'm not talking about ailments. So when we talk about older age people, तो होता ये है कि अगर आपको उनको बाकी बीमारियों से बचा के रखना है, बिकॉज जरा अपने आप में एक बीमारी है और जरा से उत्पन्न फिर आपको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो दिस एक नॉर्मल शॉर्ट ऑफ बस्ती वी कैन से 8 दिन की बस्ती दीजिए, जिसमें से 3 निरू और 5 अनुवासन हमारी योग बस्ती में बोला ही गया है। कुछ नहीं करना है, सिंपल पहले दिन अनुवासन बस्ती देनी है, देखना है कितने इतने घंटे, जो हमने अभी साइंटिफिकली तरीके से भी देखा है, सुना है, तो उसको बस उतना देर रोकना है। एंड नेक्स्ट डे निरू देनी है। निरू का मैक्सिमम निरू का मैक्सिमम बोला गया है 48 मिनट। 48 मिनट में वापस आना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अगर जाते ही वापस आ जाए तो वो लोग बोलते हैं सम्यक है। नहीं, वो भी सम्यक नहीं है। एटलीस्ट निरू ने भी अंदर 10 से 15 मिनट रुक के, 20 मिनट रुक के अगर बाहर आती है तो श्रेष्ठ माना जाता है। ये नहीं कि दी और निरो वापस आ गई, ऐसा नहीं। हाँ, मैक्सिमम लिमिट को हमें थोड़ा सा समझ के चलना चाहिए कि 48 मिनट के बाद उसको निकालने के लिए भी, कई बार फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स और ये सारी चीजें, क्योंकि सारी चीजें और काफी ज्यादा मात्रा में होती है, तो वो चीजें आदमान और इत्यादि इन लक्षणों को और प्रैक्टिकली भी मिलते हैं, तो उसके लिए बस थोड़ी सी तैयारी करके रखनी पड़ती है। तीक्ष्ण बस्ती बोला गया है, पहले भी बोला जाता था धूमवर्ती। आज धूमवर्ती की जगह आप सिंपल सपोजिटरीज, ग्लिसरीन की सपोजिटरी, डल्कोलेक्स की सपोजिटरी अपने फ्रिज में रखिए और पेशेंट को दिया। अगर नहीं आ रही एक आध बार, जस्ट पुट दैट सपोजिटरी इन एनस एंड विद इन सेकेंड्स यू विल फाइंड कि वो चीज बाहर आ जाती है। अनुवासन बस्ती का प्रयोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा करिए, कि जिससे कि ये जितनी भी वात व्याधियां हैं आज की तारीख में, चूंकि हम एडल्टरेटेड फूड खा रहे हैं, चूंकि हमारा फास्ट फूड और इन पे जंक फूड्स पे ज्यादा जोर है, बच्चे मानते नहीं है, पिज्जाज बर्गर्स का जमाना है, तो कुछ नहीं करना है, या तो शोधन चिकित्सा करके वो करना है, या फिर आगे चल के अगर इससे, क्योंकि इनसे डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन होता है, डेफिनेटली एलिमेंट्री कैनाल जनरेटेड बीमारियां होती हैं। आप बस्ती चिकित्सा पे निर्भर करिए, आप बस्ती चिकित्सा में भी मात्रा बस्ती पे निर्भर करिए, एंड यू विल गेट प्लेंटी ऑफ गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट। नस्य चिकित्सा अपने आप में एक श्रेष्ठ चिकित्सा है, पूर्ण चिकित्सा है, जबकि छोटी है। लोग इसको एक ऐसी नजर से देखते हैं कि वमन विरेचन बस्ती के सामने नस्य क्यों हैं, बट आई पर्सनली फील कि नस्य चिकित्सा इज द वन ऑफ द बेस्ट चिकित्सा। और ये भी प्रूव हो चुका है कि जब आप नाक से कोई चीज देते हैं तो उसके वो जो है नासा ही शीर्षोद्वारम बोला गया है ना, तो वो प्रूव ऐसा हुआ है कि उसके हमने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके पार्टिकल्स, वो उसमें पार्टिकल्स नहीं, मेरे को कहना चाहिए, हमने फ्लोरोसेंट पार्टिकल्स डाल के वो देखा था। तो जो नाक से जब हम चीज डालते हैं तो वी फाउंड देम इन CSF, तो और उसका कनेक्शन ऑलरेडी ब्रेन से है। तो यू कैन से इट लाइक दिस कि नासा शीर्षोद्वारम ऐसे ही नहीं बोला गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आयोनिक लेवल पर उन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है और वो चीजें जाके फिर एब्जॉर्ब इस लेवल से होती हैं, और होते होते फिर इसीलिए नस्य चिकित्सा को श्रेष्ठ बोला गया ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में।
तो नस्य चिकित्सा और प्रतिमर्शन नस्य तो सबने करना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि सबसे पहले आयुष डॉक्टर्स ने यही करना चाहिए कि रोज 2 बूंद नाक में तो खुद डालना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद हमें किसी और चीज की जरूरत है। और ये खासकर ये जो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड एंड आई एम नॉट मेकिंग इट कि भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ किसी चीज की कि भाई कोविड नहीं होगा या फला दिन का होगा नहीं होगा, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन अवर डे टू डे लाइफ, हमारी केयर के ऊपर है, हमारी सब चीजें। लेकिन बहुत सी चीजों से आप बच जाते हो। मीन्स क्या कोविड ही एकमात्र फैटल था? उससे पहले कई तरह के फ्लूज आए, ये आया, एंड उन सब चीजों से भी आपको बचना है। और खासकर अभी यहाँ पर भी सीजन चेंज हो रहा है, एवरी सेकेंड पर्सन इज कमिंग टू यू विद रनिंग नोज, क्या आप सबको कोविड करके ट्रीट कर लेंगे? तो अगर यही ऋतु संधि आने से पहले अगर नाक में इस तरह से डाल रहे हैं, तो ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, ये जो एलर्जेंस होते हैं, खासकर मैं ये बोलता हूँ जब हमारी म्यूकस पे, वाई तेल का ही क्यों बोला गया था? क्योंकि एक मेम्ब्रेन सी चिपकी रहती है जिससे कि म्यूकस मेम्ब्रेन और जो भी बैक्टीरियल वायरल ग्रोथ होनी है उस कॉलोनी को फ्लेयर अप होने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वो वहीं के वहीं डेड हो जाते हैं। तो इससे बेस्ट चिकित्सा ही नहीं, इससे बेस्ट कोई मोडालिटी नहीं है। और इसके अलावा जो बाकी चीजें बोली गई हैं, शोधन नस्य बोले गए हैं, धूपन नस्य बोले गए हैं, ऐसे कई तरीके की मोडालिटीज बताई गई हैं जिसको हम डे टू डे लाइफ में सभी यूज कर सकते हैं। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि छोटे बच्चों को जो वायरल डिसऑर्डर होता है, तो महाराष्ट्र में ये एक प्रैक्टिस है। व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, वो लोग कुछ नहीं करते हैं बिल्कुल, मतलब मैं न्यूनेट्स की बात कर रहा हूँ, जो बच्चा अगर वो छींक रहा है, उसकी नाक बह रही है, व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, वो कुछ नहीं करते हैं, तवे को गर्म करते हैं, अच्छा गर्म करके और जमीन पे रख देते हैं, और उस पर सिर्फ अजवाइन और ये थोड़ी सी हल्दी और लहसुन के छिलके, लहसुन भी नहीं, लहसुन के छिलके जैसे ही उस तवे पे डालते हैं, एकदम से वो छिलके जल जाते हैं और एक धुआं सा उठता है, और वो बच्चे को ऐसा उल्टा अपने दोनों हाथों में पकड़ के और बस उसके ऊपर 3 या 4 बार घुमाते हैं। चाइल्ड यूज्ड टू क्राई अ लॉट, बट ये मेरा अपना किया हुआ, मैंने अपने बच्चों को भी ये धूपन नस्य दिया हुआ, ये धूम नस्य आप दीजिए, इसको प्रैक्टिस में लाइए। किसी प्रकार का कोई वायरल कोई बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। और ये हम बेकार में छोटे बच्चों से ही एंटीबायोटिक्स और जितने भी ये जनरल प्रैक्टिस करते हैं, विच इज वेरी बैड। और इवन आयुर्वेदिक भी दवाई क्यों ओरली देना लोग बच्चों को, छोटे बच्चों को, जब उन चीजों को हम अपने ये डेली रूटीन करते हुए ही निकाल देते हैं। आज जब चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होता था और लोग डरे रहते थे माता आ गई, तब तो हम लहसन की माला गले में पहना देते थे। क्योंकि अब इरेडिकेट हो गया तो हम उसको भूल गए, तो हम तो ये बोलते हैं कि वो भी एक वायरस था और ये भी एक वायरस है, तो कोविड में क्यों नहीं लहसन की माला पहना के रखते हैं या तुलसी की माला पहना के रखते हैं? क्योंकि these drugs have got that antiviral property, और ये पक्का काम करेंगे या करते होंगे। बस ये है कि आज हम उन चीजों को थोड़ा सा दकियानूसी ख्याल समझ के नहीं अपनाते हैं, जिसको अपनाने की जरूरत है, जिसके पीछे एक साइंटिफिक ट्रुथ है, और उसके आधार पर आप खुद जब करके देखेंगे तब आपको यू विल गेट दैट रिजल्ट। आप लहसन के छिलकों का ही जब धूपन दे देते हो और बच्चे का यूआरआई खत्म हो जाता है, या वो वायरल या वो जो एलर्जिक राइनाइटिस खत्म हो जाता है, तो उससे बेहतर क्या है? व्हाई देयर इज नीड ऑफ any kind of drops of Ayurveda or any kind of drops of, क्या है वो? धूपन नस्य ही है ना, सिंपल सी चीज है, और वी कैन गो फॉर दैट। एंड लास्ट जो पंचकर्म का एक मेन प्रोसीजर है, रक्त मोक्षण। अगेन इसको लिया इसलिए गया क्योंकि सुश्रुत ने रक्त मोक्षण को पंचकर्म का एक पार्ट बताया, आचार्य चरक ने रक्त मोक्षण को एक काफी इंपॉर्टेंस दी है, ऑल्दो उन्होंने उसमें नहीं लिया, बट नहीं लिया तो पंचकर्म से डेविएट ना हो जाए, इसलिए आचार्य चरक हमेशा बोलते हैं कि पंचकर्म में तो 5 कर्म है, बट वो जब श्लोक दूसरा बोलते हैं वो बोलते हैं चतुष्प्रकारा संशुद्धि। चतुष्प्रकार मतलब संशोधन यदि करना है तो वो 4 प्रकार है। जो 5वां पंचकर्म का टाइप है, दैट इज फॉर डिफरेंट अदर, जो आपको रिजल्ट चाहिए उसमें काम करेगा, एंड दैट इज अनुवासन बस्ती। आचार्य सुश्रुत जो उनके बाद हुए थे, उन्होंने बस्ती को क्लब किया एंड रक्त मोक्षण को इंक्लूड किया। वन ऑफ बेस्ट मोडालिटी ऑफ पंचकर्मा वी कैन से कि जो रक्त दोष को दोष हमने नहीं माना, सर्जन्स ने माना, आचार्य सुश्रुत ने माना, बट रक्त कहीं ना कहीं पित्त के साथ हम फिजिशियंस भी काफी ज्यादा कोरिलेट करते हैं। तो जब इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं तो वो, और इन डे टू डे लाइफ अगेन, व्हाई टू गो फॉर एलिमेंट्स?
व्हेन हम हेल्दी इंडिविजुअल कर सकते हैं। जैसे हम शोधन एक बार करते हैं तो हमने एक प्रण लेना चाहिए। एवरी आयुष ग्रेजुएट, एवरी आयुष पोस्ट ग्रेजुएट शुड टेक अ प्रण कि भाई मैं साल में एक बार, अपने बर्थडे वाले दिन सबको याद रहता है, मैं रक्तमोक्षण कराऊंगा। कैसे कराऊंगा कि मेरा भी भला हो जाए और समाज का भी भला हो जाए। तो एक अगर हम बॉटल 1 पॉइंट ऑफ ब्लड अगर डोनेट कर दें तो हमारा वो, और उतना ही रिफ्रेश, उतना ही हल्का हम फील करते हैं। आप खुद देखिए, वो जो बोला है ना, सभी पंचकर्म अगर अच्छे करो ना तो एक शरीर लाघवता, इंद्रिय प्रसन्नता, और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप डोनेट करके देखिए एंड यू विल फाइंड दैट कि उस दिन सच में शरीर लाघवता उसी समय उसी पल लगती है। तो इसका मतलब है कहीं गौरवता थी, कहीं वो था जो चीज दूर हटी। तो जब आप इस तरह की प्रैक्टिस खुद करते हैं तो आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। और जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, थोड़ा सा आयुर्वेदिक एस्पेक्ट ध्यान लगा के देखा जाए कि यकृत दाल्योदर या यकृत विकारों में बोला गया है राइट कुरपर संधि से रक्तमोक्ष, मतलब रक्तमोक्षण करना, वेना सेक्शन करना, सीरावेद करना। ऐसे ही प्लीहोदर बोला गया है कि वाम कुरपर संधि से निकालना। तो हमने भी वही प्रैक्टिस करना। और अगर अपने कोई जानकार है तो डिफरेंट, इस साल अगर मैंने राइट से किया, अगले साल मैं लेफ्ट से करूंगा, अगले साल अगर पॉप्लिटियल फोसा से कोई निकाल सके मेरा, तो मैं वहां से करवाने की कोशिश करूंगा कि सो दैट मुझे हेल्दी होना है। मेरे ब्लड से कोई दूसरा अगर जान बच रही है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, वो एक सेकेंडरी पार्ट, वो भी हो जाए तो बहुत अच्छा सोने भी होगा। बट मुझे हेल्दी बनना है तो मुझे ये प्रैक्टिस लानी पड़ेगी कि अगर मैं साल में एक बार वमन विरेचन करता हूँ, और अगर मैं साल में एक बार रक्तमोक्षण करता हूँ, और मैं अपने लिए करता हूँ, तो अगर मैं खुद करूंगा तो मैं मेरे सारे समाज को बोलूंगा, और उसके बाद मैं अपने जितने पेशेंट्स हैं उनको प्रेरित करूंगा। तो इट मे बी पॉसिबल, शायद मैं उस तरह से पूरे समाज को स्वस्थ बना सकूं। और ये जितनी भी चीजें, ये क्योंकि ये उन रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा आधारित हैं कि जिनको हम प्रूव कर सके लैब्स में, जिनको हम प्रूव कर सके कि इन तरीकों से आप वैसे ही करके देखिए, वमन कराइए, खुद करके देखिए, वमन कराइए, और उसके बाद संसर्जन क्रम का पालन मत करिए। देखिए आप साल भर परेशान रहते हैं, 6 महीने की भाई आपकी, और होती है वो अग्नि मंद। अगर आप उस अग्नि को, बाहर की अग्नि जैसे धीरे धीरे वो थोड़ा सा भूसा फेंक के फिर प्रज्वलित करते करते बड़ी बड़ी लकड़ियां डालते हैं, कि वो करना ही पड़ता है। इसलिए करिए तो बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीके से करिए, और उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लगाने चाहिए कि नहीं इसको ऐसा करें या वैसा करें। वो नहीं, वो 30 दिन को, आज की तारीख में पेशेंट को हम बताते जरूर है कि 30 दिन का प्रोसीजर है, लेकिन पेशेंट हमारे पास आता सिर्फ है 3 से 4 बार। और जब उसको अभ्यंग सुवेद अगर कराना है वो भी घर करा ले। मेरे पास तो 2 ही बार आओ भैया, जिस दिन वमन कराना है उस दिन आ जाओ, और जिस दिन विरेचन कराना है मेरे पास कराओगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं उसका एक चार्टिंग कर सकता हूँ, मैं आपका ध्यान रख सकता हूँ। इसीलिए ये बहुत बड़े प्रोसीजर्स नहीं है, हमें इसको टेक्निकली कन्फाइंड करके और पेशेंट के हिसाब से चलते हुए, अब आईटी वर्ल्ड है, टाइम नहीं है, कैसे हम उसको बस्ती दे सकते हैं, कैसे, इन सारी चीजों पे चर्चा करते हुए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और इस प्रकार से समाज का, अपना और आयुष का, सबसे बड़ी बात है कि जब हर व्यक्ति इस प्रकार से पंचकर्म, और हर शहर की हर गली में एक पंचकर्म क्लिनिक चलने लगेगा, तो शायद उस दिन जो मोटिव है इस मंच का भी और हम सबका, कि इस चिकित्सा पद्धति को नेशनल चिकित्सा पद्धति होना चाहिए, बनाना चाहिए, बनाना क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए, उस दिन शायद हम इस चीज को लाने में कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। एंड ओवर टू यू डॉक्टर दीक्षा। थैंक यू सो मच सर, इतना मोटिवेटिंग लेक्चर देने के लिए। और डेफिनेटली मुझे लगता है आज आपका लेक्चर जो धनतेरस या धन्वंतरी जयंती का जो एक्चुअल मीनिंग को समझाने वाला है कि हेल्थ इज वेल्थ। नॉर्मली हम देखते हैं कि आज के दिन लोग बर्तन ले रहे हैं, दे आर बाइंग यूटेंसिल्स, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल द थिंग्स, लेकिन एक्चुअली देयर रियल वेल्थ इज देयर हेल्थ। और आजकल हमारी वेल्थ का एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में लग रहा है। तो अगर हम डेफिनेटली स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम वाले पोर्शन पर अगर हम ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आम जनता को अपनी वेल्थ का बहुत बड़ा पोर्शन सिर्फ हेल्थ को सही करने में नहीं,
निकालना पड़ेगा अगर वो मेंटेन कर पाए। और डेफिनेटली आपने जो पंचकर्म के इतना क्लिनिकली प्रूवन फैक्ट्स जो बताए अपने पेशेंट को आधार देकर, या कुछ साइंटिफिक जो आपने प्रूफ्स दिए किस तरीके से नस्य ने काम किया, कैसे मेम्ब्रेन से क्या एब्जॉर्ब हुआ, तो डेफिनेटली सर बहुत मोटिवेटिंग थे और एक ट्रू साइंटिफिक जो हमें इसे आउटलुक मिला है पंचकर्मा का। और एक जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपके सेशन में कि आपने केवल एमडी या एमएस तक ही हमें सीमित नहीं रह के डीएम वाले कॉन्सेप्ट में जाना चाहिए। तो डेफिनेटली सर मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में, क्योंकि हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि पहले वाले टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो आज के टाइम में आयुर्वेद को डेफिनेटली रिकॉग्नाइजेशन मिला है। और मुझे नहीं लगता अब वो समय दूर है जहां पर पंचकर्म सेंटर की जगह केवल वमन सेंटर, विरेचन सेंटर या नस्य सेंटर मिलेंगे हमें। तो ये भी एक नया, एक डिफरेंट आइडिया आपने दिया सर, तो थैंक यू सो मच सर फॉर एनलाइटिंग अस। सर एक क्वेश्चन है डॉक्टर राम सिंह जी का कि सर इंग्वाइनल हर्निया में वमन और विरेचन कर सकते हैं क्या? सर म्यूट है, माइक ऑन कर लीजिए। सॉरी, इंग्वाइनल हर्निया या ऐसी कंडीशंस में एक बार राय जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि वमन और विरेचन पे प्रेशर एक्सर्ट हो सकता है और हर्निएशन हो सकता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करें बेटर है। और अगर बहुत अटमोस्ट जरूरत लगती है तो जैसे पहले बताया गया, एक टाइट लंगोट बांध के और फिर उसको पूरी तरीके से कि भाई कितना भी प्रेशर आए तो उसको अगर रोक सकते हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज इट डिपेंड्स कि पहला ऑप्शन तो मुझे लगता है कि उसको अवॉइड करना चाहिए। और इसी के साथ और किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। आई थिंक आपने इतना सर इलेबोरेट करके बहुत ही सिंपल तरीके से सभी चीजों को समझाया है। मुझे थैंक यू ऐसा लगता है डॉक्टर दीक्षा की दो ही लोगों से नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा डिप्रेशन भी आता है। या तो उसने बहुत अच्छा बता दिया या उसने इतना बेकार बताया कि मुझे तो पूछने का मतलब ही नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम। नहीं सर, डेफिनेटली मैं भी क्योंकि एक आयुर्वेद की शिष्य हूँ तो मैं मेरे लेवल वाले शिष्यों की तरफ से मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए कह सकती हूँ कि ऑब्वियसली सर समझ में आया सब कुछ। कुछ चीजें बहुत ही इजी लगी, कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस दिमाग में चलती थी कि ऐसा कर सकते हैं क्या, या फिर जैसा कि आपने कहा कि ओनली ऑन वुमेन डे, ओनली ऑन विरेचन डे हम पेशेंट को बुला के उस चीज को कन्वीनियंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली सर ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प आउट करे। क्योंकि मैं भी मेरी पर्सनल प्रैक्टिस जब करने में मुझे थोड़ा हेजिटेशन होता है कि मैं वमन या विरेचन के लिए किसी के लिए प्लान करूं तो उसके लिए मुझे पूरा एक सेटअप एक चाहिए, लेकिन डेफिनेटली इससे कुछ एक कंपाइल्ड फॉर्म में उसको कन्वीनियंट कर सकते हैं जो आपने बताया। थैंक यू सो मच सर। One more question, which is better for Yes, thyroid yes. or virecin? I just wanted to say that thyroid means you can get the patients of hypothyroidism or hyperthyroidism. When we talk about, means mainly this question might be for hypothyroidism. जब आप hypothyroidism की बात करते हैं तो अगर आप theoretical sciences की तरफ जाओगे तो ये लगेगा कि you'll get mostly of कफज लक्षण, तो of course ये मैं बोलूंगा कि woman is best. But in practice what we used to do is woman and womanopranth virechan. अगर आप दोनों करते हैं तो you'll get much better result than that of even woman. तो अगर पेशेंट के पास टाइम है तो go for woman and virechan both, और अगर नहीं तो just go for woman only. That will be okay for hypothyroidism. थैंक यू सो मच सर। और क्वेश्चंस नहीं है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है समझ में आ ही गया है, तो वो बात नहीं है। और सभी डिग्निटरीज को जो इस ऑनलाइन डाइस पे प्रेजेंट है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।